नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है 4 फरवरी, जिसे पूरे विश्व में कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए ही हम मनाते हैं। तो आज भी इस खास कार्यक्रम के मौके पर हम जानेंगे कि कैंसर के विभिन्न पहलू क्या होते हैं, क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या जागरूकता के आधार पर इस गंभीर बीमारी से खुद को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट का पूरा पैनल आज हमारे साथ में होगा। अगले 1 घंटे तक इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कैंसर हैं जो भारत में या फिर खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस पर चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। डरना स्वाभाविक है क्योंकि ये बीमारी काफी कष्टकारी होती है। केवल सेहत के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है उसको भी कहीं ना कहीं ये डैमेज करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप जागरूक हो जाते हैं और इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं तो हम अपने मकसद में सफल हो जाएंगे और इस दिवस की जो सार्थकता है वो हो पाएगी। हमारे खास पैनल से परिचय मैं करा दूं जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर मोए राय हमारे साथ में है, सीनियर कंसल्टेंट हैं NHMMI से। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति। और डॉक्टर पीयूष शुक्ला हमारे साथ में है। डॉक्टर पीयूष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर भी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में हमने काफ़ी इस पर डिस्कस भी किया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी किए। लगातार हम अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। डॉक्टर मो, चूंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, महिलाओं की तरफ से आज मैं शुरू करना चाहूँगी क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि वो परिवार के लिए जीती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़रअंदाज करती हैं। क्या ये नज़रअंदाज करना या अपने लिए लापरवाह होना क्या कैंसर का कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि महिलाओं में जो होने वाले कैंसर्स है उसमें नंबर 1 पर है ब्रेस्ट कैंसर और नंबर 2 पर है सर्विक्स कैंसर। ये दोनों से हम बच सकते हैं अगर हम इसके प्रति जागरूक रहे। हम सब जानते हैं कि गर्भाशय मुख के कैंसर एक वायरस से होता है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। तो अगर हर शादीशुदा महिला या हर महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है वो साल में एक बार अपना पैप्समियर टेस्ट करवाती है और 5 साल में एक बार अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग करवाती है, तो इनकेस ये रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर पॉजिटिव आता है तो इनको गर्भाशय मुख के कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये चीज़ होने से पहले ही रेगुलर स्क्रीनिंग, पैप टेस्ट और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग से हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी मैं ये कहूँगी कि सिर्फ महीने में थोड़ा सा एक दिन थोड़ा सा टाइम निकालना है अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए, जो कि मेंसेस के 7वें दिन किया जाता है। जो महिलाएं जिनकी रजोनिवृत्ता नहीं आई है, जो मेंस्ट्रुअली एक्टिव है और जिनको रजोनिवृत्ता हो गई है, मेनोपॉजल है, उनको एक डेट फिक्स कर देनी पड़ेगी और महीने में उस फिक्स डेट को अपने ब्रेस्ट खुद अपने हाथों से एग्जामिन करने चाहिए और मिरर में भी एक बार एग्जामिनेशन करना चाहिए कि उसकी ब्रेस्ट की त्वचा में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ब्रेस्ट की साइज़ में कोई चेंज तो नहीं है, निप्पल अंदर तो नहीं धंस गई है, बगल में कोई गुठली तो नहीं है। ये सारे चिन्ह से वो खुद अपना कैंसर डायग्नोस कर सकती है और तुरंत डॉक्टर के पास अपनी सलाह लेने जा सकती है। और 45 की एज के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी करवा सकती है ताकि वो अर्ली डायग्नोस हम उसको कर सके। क्लिनिकली वो फील होता है, उससे पहले हमको पता चल जाएगा कि बीमारी की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर बहु, इसलिए मैंने किया क्योंकि महिलाओं से जुड़ा जो कैंसर की बीमारी है उस पे 2 पहलू जिस पर जिक्र आपने किया, उसके लिए खुद को भी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ कि अगर कैंसर के आज खास दिन को अगर हम देखें, क्योंकि जागरूकता हमारा मकसद है, तो आपको लगता है कि जागरूकता के लिहाज से क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? कितनी ज़रूरी है जागरूकता? जी बिल्कुल, जागरूकता देखिए, जैसे कि मैडम ने बताया कि स्त्रियों का जो सर्वाइकल कैंसर है
ये एक वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस में दो चीज़ की जा सकती है कि अगर आप इन्हें मतलब टीनेज ईयर्स में अगर गर्ल्स को वैक्सीनेशन दिया जा सके तो ये कम्प्लीटली डिसीज़ एलिमिनेट भी हो सकती है। और इनफैक्ट जो 18 नवंबर को WHO का रिजोल्यूशन था वो सर्वाइकल कैंसर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का है। और ये जो बीमारी है ये पर्टिकुलरली हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि वहाँ उतनी अवेयरनेस है लोगों को। सेकेंड थिंग जो इसमें बताइए कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ है, एटलीस्ट अगर वो पैप्समियर स्क्रीनिंग कराते हैं अपने शेड्यूल के टाइम के हिसाब से तो भी इस बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सकता है जब वो कैंसर पूरी तरह बनी भी नहीं है, और ऐसे में उसका जल्दी इलाज करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरे और भी कई ऐसे प्रकार के बीमारी है सर्वाइकल कैंसर के अलावा, जैसे कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे लिम्फोमा है, ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो अगर इसका जल्दी पता लगाया जा सके, अगर गांठ आती है आप जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, आपका डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहते हैं और कम्प्लीटली एक नॉर्मल लाइफ मिल सकती है। बिल्कुल। शुरुआती जो सवाल थे डॉक्टर मोहू, डॉक्टर सिद्धार्थ, वो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जागरूकता के लिहाज से जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए आज के दिन का महत्व समझना और अपने आप को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर पीयूष, यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि जागरूकता हमें बीमारी के बारे में तो होनी ही चाहिए, लेकिन दूसरी जागरूकता जो है वो उसकी भ्रांति यानी कि मिथ के बारे में भी हमें जागरूक होना जरूरी है कि कैंसर अगर हो गया तो ये ठीक ही नहीं होगा, कैंसर में अगर आपने इलाज करा लिया, बायोप्सी करा ली तो वो फैल जाएगा। ऐसे बहुत सारी ये भ्रांति है या सच्चाई है, इसके बारे में भी मुझे लगता है जानकारी आपको देनी चाहिए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही आज के जो अवेयरनेस डे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज्वलंत बोला जाएगा। हम लोगों को ट्रीटमेंट करने से पहले उनको पेशेंट को बहुत ज़्यादा काउंसल करना पड़ता है उनके मिथ्स को लेके। जब अल्सर या गांठ बहुत छोटी रहती है तो बहुत से पेशेंट, जैसे आपने बोला कि वो बायोप्सी करने से फैल जाएगा, ये सारी मिथ्स हैं। ये इन भ्रांतियों को ही हमें सबसे पहले भ्रांति डिजीज़ को लेके, उसके बाद भ्रांतियाँ रहती हैं हमारे इलाज को लेकर। तो ये सारी भ्रांतियों को आज का जो डे है पर्पस एक ये भी है कि हमें मिथ बस्टर बोला जाता है कि इन सब चीज़ों को जो भी उससे रिलेटेड भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए, पेशेंट को प्रॉपरली इलाज के लिए प्रेरित किया जाए। तो आज का दिन का ये एक महत्व है। बिल्कुल। तो जागरूकता के लिहाज से मैंने अपने पैनल से एक एक सवाल पूछा है ताकि आपके अंदर में कोई भ्रांति अगर है तो उससे आप बच सकें। जागरूकता कितनी ज़रूरत है और महिलाओं के लिहाज से कुछ और भी ऐसी जानकारी है जिस पर अगले हम आधे घंटे 1 घंटे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में 3 हेल्थ गुरु बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जितनी जानकारी हो सकती है हम लेंगे ताकि हमारे माध्यम से आप तक जागरूकता ज़रूर पहुँचे। डॉक्टर मोहू, आपसे मैं चर्चा करना चाह रही थी, 2 प्रमुख कैंसर अगर भारत में हम देखते हैं महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा आपने जो बताया गर्भाशय मुख का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में कई बार ये देखा जाता है, कहा जाता है कि गठान है मतलब कैंसर है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हर गठान कैंसर होती है? ये भी कहा जाता है कि जिसमें दर्द नहीं है वो कैंसर नहीं है, जिसमें दर्द है वो कैंसर। इस तरीके की जो भ्रांति है इसको थोड़ा सा आज दूर करिए आप। जी, मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट एक इतना डायनामिक ऑर्गन है, उसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से जो हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है और जो लाइफ होती है, जो एक्टिव लाइफ, मेंसेस जब स्टार्ट होता है और मेंसेस जब एंड होता है, उस बीच का जो पीरियड होता है उस वक्त जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है, खास करके ईस्ट्रोजन, इसकी वजह से ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साइक्लिकल चेंजेस भी आते हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी चेंजेस आते हैं। तो जो ब्रेस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसको हम एबरेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन बोलते हैं, यानी वो एक बिट वेरिएशन है, नॉर्मल से चीज़ें हटके है, लेकिन वो क्लियर कट डिजीज़ नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत सारी लड़कियों को हम देखेंगे कि छोटी छोटी गठानें उनको ब्रेस्ट में रहती है। इन गठानों को हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं और ये बिल्कुल सादी गठान है
इसको जनरली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ऑपरेशन भी हम तभी करते हैं या एडवाइस करते हैं जब इसकी साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ी है और उनकी एज 25 से कम है और साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है, तभी उसको सर्जरी की जाती है, अदरवाइज उसको जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ब्रेस्ट में बहुत गठरीलापन होता है जिसको हम फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं, उसको कुछ हमको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के मैनेज करना होता है। तो हर गठान जब हमारी रजोनिवृत्ति होने वाली होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का टाइम आता है, तो ब्रेस्ट में सिस्ट्स बनने चालू हो जाते हैं ऑलमोस्ट 40-45 की एज ग्रुप के बाद। तो ये भी बिल्कुल सिंपल गठाने होती हैं और सिस्ट को अनलेस वो बहुत पेनफुल हो जाए या बड़ी हो जाए, तो सिस्ट का ट्रीटमेंट ये है कि उसको हम नीडल डाल के उसका पानी निकाल ले, उसको एस्पिरेट कर ले। तो जनरली जो हमारी जो एक्टिव हार्मोनल जो टाइम होता है मेंसेस से लेके मेनोपॉज तक, तो उसमें बहुत सारे ऐसी गठाने आती है जो 90% गठाने बिनाइन रहती है। इट इज ओनली 10% लम्प्स जो कि कैंसरस होते हैं। तो वो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से जरूरत पड़ने से, उसके टेस्ट करने से, जैसे कि बायोप्सी करना और मैमोग्राफी करना, उससे हमको पता चलता है कि ये कैंसर है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी वो ये कि ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, लोगों को ये लगता है क्योंकि कैंसर के नाम से सभी के मन में एक भय होता है, क्या कुछ ऐसी जांच उपलब्ध है कि हम पहले से करा लें और हमें ये पता चल जाए कि हमें कैंसर नहीं है या नहीं हो सकता? जी, ऐसी कोई पर्टिकुलर जांच तो नहीं है कि जिससे हम कैंसर बॉडी में है कि नहीं है वो जान सके एक नॉर्मल जो अदरवाइज हेल्दी इंसान है उसमें। तो ऐसी कोई जांच नहीं है। कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स अगेन मैं बस बताना चाहूँगा कि जैसे बताया था पैप स्मीयर है सर्वाइकल कैंसर के लिए, दैट इज़ एन अप्रूव्ड मेथड। बट बाकी किसी भी चीज़ के लिए ऐसी कोई ब्लड टेस्ट नहीं है या कोई ऐसी पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जिससे कैंसर है कि नहीं है ये डेफिनेटली बोला जा सके। अच्छा, आपसे ही मैं सवाल पूछ रही थी वो ये कि जैसा कि आपने बताया, अभी मैम से भी मैंने चर्चा किया, मुंह के कैंसर के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो क्या ऐसा है कि जो पहले से ही लगातार तंबाकू का सेवन करते आ रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि उनको कैंसर नहीं होता, लेकिन जिन लोग कुछ भी नहीं खाते पीते उनका कहना होता है कि भाई उन्हें कैंसर हो गया। तो फिर यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो भी लोग कई बार ये पूछते दिखाई देते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो हम बोलते हैं कि तंबाकू से रिस्क बढ़ता है, अल्कोहल से रिस्क बढ़ता है कैंसर का, तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर है। मतलब सबसे पहले रिस्क फैक्टर का मतलब समझना ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके कारण कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस तो हर किसी में कुछ ना कुछ होते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब किसी में इस चीज़ के चांसेस ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें बिना इन रिस्क फैक्टर के भी मतलब दूसरे रिस्क फैक्टर्स के कारण उनमें कैंसर डेवलप हो जाता है। बट अगर यही लोग अल्कोहल और टोबैको यूज़ करते थे तो इनमें हो सकता है कि और भी जल्दी ये कैंसर प्रेजेंट होता था और भी भीषण रूप से वो आता था वापस। तो अगर हम इसको अवॉइड करते हैं तो एक तो हम बॉडी को डिटोरिएट नहीं कर रहे हैं, तो जो दवाइयों का टॉलरेंस रहेगा, जो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस रहेगा वो बेटर रहेगा, जो ट्यूमर की बायोलॉजी रहेंगी वो भी बेटर रहेंगे। तो वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बचाएंगी अगर आप अपने बॉडी को जितना हो सके अपने तरफ से स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें एक जो चर्चा अहम कैंसर के ट्रीटमेंट पे हम बार बार कहते हैं, स्टेज। ये स्टेज क्या होता है? और हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेज पर अगर पेशेंट पहुंचता है तो उसकी जान को खतरा नहीं होता। तो ये है क्या वास्तव में, और इसको कैसे व्यक्ति जस्टिफाई करे या पहचाने? स्टेजिंग एक तरह का तरीका है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। उसको हम लोग TNM स्टेजिंग जो हम लोग प्रायः यूज़ करते हैं, जो T स्टैंड करता है ट्यूमर के लिए, N स्टैंड करता है नोड के लिए, M मेटास्टेसिस। TNM से हम लोगों को एक तो ट्यूमर साइज़ कितना है, क्या क्या नोड्स किस साइट पे इन्वॉल्व हैं, या वो किसी दूसरे अपनी प्राइमरी प्लेस छोड़ के कोई दूसरे अंग में चला गया हो, तो वो मेटास्टेसिस कहलाती है। हमारा दुर्भाग्य है भारत का कि मोस्टली लोकली एडवांस्ड या मेटास्टेटिक स्टेजेस में 70 to 80% केसेस हम लोग डील करते हैं स्टेज 3 स्टेज 4 में, जिसमें या तो नोड पॉजिटिव है या मेटास्टेसिस हो गई है या ट्यूमर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से सर्वाइवल, जो ओवरऑल सर्वाइवल है वो बहुत
कम हो जाता है। 80-20 रेशियो हम लोग देखते हैं कि 80% कैंसर्स अगर स्टेज 3-4 में आते हैं तो उनका सर्वाइवल सिर्फ 20% रह जाता है। वही आप जो स्टेज 1 की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा डॉक्टर सिद्धार्थ और महू मैम ने बताया, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स एक देखना, दूसरा अर्ली डिटेक्शन करना। स्टेज 1 में अगर ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो उसकी क्योर होने की चांस बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि कई साइड्स, बहुत सारे अपने को उसमें एस्पेक्ट्स और देखने पड़ते हैं, पर फिर भी स्टेज 1 कैंसर कंप्लीटली क्यूरेबल है, ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मो, अगर हम महिलाओं के कैंसर पे दोनों में अगर हम बात करते हैं, क्या कारण आपको लगता है कि गर्भाशय में जो मुख का जो कैंसर होता है उसके पीछे क्या कुछ ऐसा कारण है? क्योंकि मुंह के कैंसर के पीछे जैसा कि हम टोबैको को एक जिम्मेदार मान सकते हैं, रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं, गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर के पीछे क्या कोई कारण होता है? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। वो एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। उसमें सबसे पहला कारण मैं ये कहूँगी कि इसमें फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि घर में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, सिस्टर या मौसी जी में या बेटी में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अपना जरूर जीन मीन्स जो इंडेक्स केस है उनको अपना जेनेटिक टेस्टिंग करवाना चाहिए कि ये चीज़ फैमिली में रन कर सकती है कि नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनके घर में मीन्स उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। दूसरा है कि अगर हार्मोनल एक्सपोजर बहुत लंबा हुआ है, जैसे कि मेंसेस बहुत जल्दी शुरू हो गया है, मेनोपॉज बहुत लेट हो रहा है, जो हार्मोन्स में जो हमारा प्रोटेक्टिव फेज हैबिट्स होती है जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग फीमेल्स में, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। तीसरा है चौथा है ओबेसिटी, मोटापा भी, क्योंकि मोटापा 2 टाइप के कैंसर्स करता है महिला में। उन लोगों में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो वो ब्रेस्ट का कैंसर का कारक भी बनता है और गर्भाशय का कैंसर का भी कारक बनता है। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे भी हम चर्चा करें, अगर कैंसर की गंभीरता को अगर हम देखते हैं तो लक्षण को पहचानना मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जो कैंसर है प्रमुख तौर पर, जो छत्तीसगढ़ में जो कैंसर आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, जो आपके पास में पेशेंट पहुँचते हैं एमएमआई में, उनमें प्रमुख तौर पे कौन से कैंसर्स लेकर लोग पहुँचते हैं और क्या लक्षण वो करते हैं और कौन से लक्षण जिसको लेकर अलर्ट होना चाहिए? देखिए, जो सबसे कॉमन कैंसर है, जैसे डॉक्टर मौर्य ने भी बताया कि फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है। उसका मैडम ने जैसे बताया कि ब्रेस्ट में कोई गांठ आना, निप्पल रिट्रैक्ट हो रहा है, उसका शेप चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, ब्रेस्ट में कोई असिमेट्री दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लेंट्स लेके प्राइमरीली पेशेंट प्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट तो एक अपेंडेज है जिसको ईजिली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कई लोग इसमें हमें अर्ली स्टेज में भी मिल जाते हैं, तो इसे जल्दी देखना ज़रूरी है। फिर सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें तो ये कैंसर जनरली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ कई बार प्रेजेंट करते हैं, या कई बार कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा अगर महिलाओं का कैंसर बोले, ओवेरियन कैंसर, ये कैंसर जनरली पेट में दर्द या फिर पेट में सूजन आ गई, या फिर कई बार ये होता है कि उन्हें पेशाब और संडास में उनको तकलीफ हो रही होती है। इस कारण से जब उनका इवैल्यूएशन किया जाता है तब वो पता लगता है। अगर मैं मेल्स में कैंसर की बात करूँ तो हेड एंड नेक कैंसर एक सबसे कॉमन कारण है। हेड एंड नेक कैंसर में जनरली मुंह में छाला आ गया है, कोई ग्रोथ हो गई है, मुंह खुलना बंद हो गया है, अच्छे से खुलता नहीं है, और खाना खाने में तकलीफ हो रही है। खाना खाते वक्त जब हम खाना निगलते हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है, आवाज़ में बदल आ गई है, आवाज़ में एक भारीपन आ गया है, कई बार ये सारे कंप्लेंट्स के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। अगर हम लंग कैंसर की बात करें, जो पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और अगर मेल और फीमेल कंबाइन की जाए तो लंग कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंसर के कारण होने वाली मौतों का सबसे कॉमन कारण है। तो ये कैंसर का ये है कि इसके अर्ली स्टेजेस जनरली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये कैंसर जनरली प्रेजेंट करता है या तो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, छाती में उन्हें दर्द हो रहा है, या वो कई बार कंप्लेन रहती है कि हमें खांसी हो रही है जो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही है, या कई बार वो ऐसे कंप्लेन बोलते हैं कि खांसी के साथ उनके जो थूक आता है उसमें उनको ब्लड आ रहा है, या कई बार वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, उनका वज़न कम होते जा रहा है बिना किसी कारण से,
और या कई बार इनकी बीमारी ऑलरेडी फैल जाती है, तो वो हड्डियों में अगर फैल गई है तो हड्डी के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। डॉक्टर पीयूष, जितनी गंभीरता से हम चर्चा कर रहे हैं, इलाज वाले पार्ट पर भी मुझे लगता है हम डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज जो है, जहाँ तक हम समझते हैं, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन और मेडिसिन के हिसाब से किया जाता है, जहाँ तक हम समझ पाते हैं। इसमें क्या स्टेज के हिसाब से ये ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर जिसे कैंसर हो गया उसको ये सारे ट्रीटमेंट करने ही पड़ते हैं? नहीं, आपने स्टेजिंग पूछा था, स्टेज के अनुसार साइट और स्टेज पे ही ट्यूमर ट्रीटमेंट अपना पूरा निर्धारित रहता है। अर्ली स्टेजेस में, मान लीजिए अगर मैं मुख्य कैंसर की बात करूं, अर्ली स्टेज में हो सकता है सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत पड़े, सर्जरी से ही पूर्णतः ठीक हो जाता है। उसमें कुछ पोस्ट ऑप जो रिपोर्ट आती है उस पे कुछ जो चीज़ें, फीचर्स रहते हैं, वो देखकर आगे एडजुवेंट हमें उन्हें कीमो या रेडिएशन देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड होता है। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मोस्टली पेशेंट्स लोकली एडवांस्ड या मेटास्टेटिक स्टेज में आते हैं। ऐसे स्टेज में अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है, स्टेज 4 डिजीज़ है, तो ट्रीटमेंट क्यूरेटिव की जगह फिर इंटेंट जो रहता है ट्रीटमेंट का, वो पैलिएटिव हो जाता है। पैलिएटिव मतलब हम लोग उनके जो भी दिक्कतें हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसे रिलीव करना चाहते हैं। मे बी उन्हें पेन है या ब्लीडिंग हो रही है, कई बार स्पाइनल कंप्रेशन के साथ पेशेंट आता है, तो हम वो सिम्टम रिलीव करेंगे, दैट इज़ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव इंटेंट तब नहीं रह जाता। अगर लोकली एडवांस स्टेज 3 जैसे कोई ट्यूमर आता है तो हो सकता है उसमें कीमो रेडिएशन पहले देकर, जैसे रेक्टल कैंसर्स है, अगर वो लोकली एडवांस आते हैं तो उसमें कीमो रेडिएशन कर उसको सर्जरी के उपयुक्त बनाया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है। इस तरह से स्टेज एंड साइट वाइज हम लोगों का जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो रहेंगे। हर पेशेंट में तीनों एस्पेक्ट यूज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर मो, अगर हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है महिलाओं पर थोड़ी गंभीर चर्चा हमें और करनी चाहिए। वो ये कि जैसा कि आपने बताया कि रजोनिवृत्ति वाली जो ब्लीडिंग होती है, कई बार ये होता है कि 3-3 महीने 6-6 महीने के अंतर में सामान्य तौर पर पीरियड्स आते हैं और उसके बाद में वो बंद हो जाता है। तो इस समय पर क्या इस ब्लीडिंग को सामान्य समझना चाहिए, या फिर हम कैसे तय करेंगे, या महिलाएं कैसे तय करेंगी कि अब ये जो है उनको रजोनिवृत्ति हो चुकी है, उसके बाद ब्लीडिंग हुई है, खतरनाक है, या फिर ये सामान्य प्रोसेस है? जी, रजोनिवृत्ति की परिभाषा यानी डेफिनेशन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 1 साल तक रुक गया है, मिनिमम 1 ईयर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, उसी को हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। 1 साल से अगर वो पीरियड कम होता है तो उसको हम मेनोपॉज नहीं बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बेसिकली जब मेंसेस रुकने वाला होता है, मेनोपॉज आने वाला होता है, तब थोड़ी बहुत हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से कभी कभी मेंसेस या तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, 1 महीने से पहले आना शुरू होता है, कभी कभी थोड़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, और कभी वो डिले होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मेंसेस 1 साल के लिए रुक गया है और उसके बाद मेंसेस अगर वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, जो कि एक अलार्मिंग साइन है कैंसर का, बच्चेदानी का कैंसर का या गर्भाशय मुख के कैंसर का। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, रजोनिवृत्ति के 1 साल के बाद अगर महिला ब्लीडिंग के साथ आती है तो इनको जरूर अपनी गायनेक चेकअप करवाना चाहिए। और अगर गायनेक चेकअप में हमको ऐसा पता चलता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो उनकी जांच करवानी चाहिए सोनोग्राफी द्वारा या MRI पेल्विस द्वारा, जिससे हमको पता चले कि कैंसर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, इसी पार्ट का ट्रीटमेंट अगर हम बोले, कई बार हमने ये देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कंटिन्यू इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है और अब आपको सर्जरी करके यूट्रस रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन महिलाओं के मन में ये भ्रम होता है कि अगर हम अभी हमारी एज ज़्यादा नहीं है, अगर अभी यूट्रस रिमूव कर दिया गया, हम एबनॉर्मल हो जाएंगे, हम सामान्य नहीं रहेंगे, तो इस वजह से वो बचती हैं। तो क्या ये मिथ है या वास्तविकता इसके पीछे कुछ है? देखिए, अगर हम सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली स्टेजेस में ही सर्जरी का मीनिंग रहता है, वो भी एकदम T1 स्टेज जो है। बाद में अगर हम बोले तो इसका मेन ट्रीटमेंट मेनली रेडिएशन, लाइट और कीमोथेरेपी के थ्रू ही किया जाता है।
ओके और ये जो आप बोल रहे हैं कि जो गर्भाशय अगर हम निकाल देंगे, हमारा एज कम है, तो ये जनरली कैंसर के लिए नहीं, जैसे फाइब्रॉइड जो होता है जो एक बेनाइन कंडीशन है उसमें जनरली ये निकाला जाता है। तो ये डायरेक्टली कैंसर रिलेटेड नहीं रहता है। अगर उस कंप्लेन के कारण उनको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस आ रहा है, तो वो निकाला जाता है। अगर कैंसर के कारण उनको ग्रोथ है और सर्जरी हो सकती है अर्ली स्टेजेस में, तो आइडियली सर्जरी में ओवरऑल बाकी कॉम्प्लिकेशन जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो कम होता है, तो वो करना ज़रूरी होता है। और अगर उसको नहीं रोकेंगे तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम जाएगा। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जिससे वो डर रहे हैं कि हम इतने कम एज में करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम जाएगा, बट वो अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज़ जहाँ पे अगर ज़रूरी है सर्जरी करना तो करना ही होता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी को कई बार हमने देखा है, लोगों को टालते देखा है, और उसके बाद में वो जो स्टेज है वो बढ़ता है और बहुत बुरी स्थिति भी हमने देखी है कैंसर से जुड़ी। ऐसे में अगर किसी एक अंग में कैंसर है, मान लीजिए यूट्रस के कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कैंसर यहाँ से फैलकर पूरे शरीर में जा सकता है? क्या ये बहुत ज़्यादा गंभीर होकर ब्रेन तक पहुँच सकता है? क्या इससे हमारी जान जा सकती है? जी, कैंसर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एबनॉर्मल कोशिकाओं का विभाजन ये तो होता ही है, लेकिन कैंसर में एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को बदल सकती है। दूसरी क्वालिटी उसमें ये होती है कि वो आजू बाजू फैल सकती है। तो आजू बाजू में वो अपनी जगह छोड़ के खून के द्वारा लंग्स में फैल सकती है, लंग्स से वो ब्रेन में भी जा सकती है। अगर वो लिम्फनोडल अगर स्प्रेड बोले तो वो जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन रहता है उसके थ्रू भी वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकती है। तो एक बार ये बीमारी से जनरली तकलीफ तभी होती है कि जब ये दूसरी जगह फैल जाती है, उस ऑर्गन का फंक्शन अफेक्ट करने लगती है। समझ लीजिए अगर लंग्स में फैल गई तो कई बार लोगों को लंग्स में पानी भर जाता है, या फिर गांठ इतनी बड़ी होती है कि उनको उसके कारण तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर कई बार उनको मीडियस्टिनम में गांठ होती है तो आवाज़ में बदल हो जाता है। तो ये सारे कंप्लेंट्स होते हैं। फिर धीरे धीरे ये दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शन को अफेक्ट करने लगती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया, और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जितने जल्दी हो सके इसे ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, एक बार अगर कैंसर हो गया और आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद कैंसर से हम मुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या इसकी भी कोई जांच होती है? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको जागरूकता के लिहाज से वो महत्वपूर्ण जानकारी हो जिससे आप अपने आप को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकें, या अगर है तो उसको पहले स्टेज में लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा जा सके। डॉक्टर महू, यही सबसे बड़ी चुनौती आपको लगती है कि या तो सबसे पहले स्टेज में वो डायग्नोस नहीं होती, और अगर हो भी गई है तो पेशेंट सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाता? क्या ऐसी स्थिति देखती हैं आप? जी, हम लोग बहुत बार ऐसी स्थिति देखते हैं कि मरीज को, खास करके मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स महिलाएं आती हैं, तो उनको स्तन में गांठ रहती है, और जब हम उनको हिस्ट्री पूछते हैं कि कितने समय से ये गांठ है, तो कई बार वो बोलते हैं 7-8 महीने से गांठ है। स्तन की पूरी त्वचा में चेंजेस आ चुके होते हैं, निपल पूरा अंदर रिट्रैक्ट हो चुका होता है, और वो लोग उसको लेकर इवन फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस नहीं करते हैं, और वो चीज़ इतनी बढ़ के आती है हमारे पास, और फिर बाद में स्टेजिंग बदल जाने की वजह से उनको और ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट्स को। और सेकेंडली, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के बाद भी जो सर्वाइवल रेट्स है अर्ली कैंसर के और एडवांस्ड कैंसर में, उसमें ऑलमोस्ट अर्ली कैंसर में अगर हमको सर्वाइवल 80 to 90% मिलता है, वही स्टेज 3 कैंसर में सर्वाइवल ड्रॉप हो जाता है 50% के आसपास, और चौथे स्टेज में जब वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है तो वो सर्वाइवल ऑलमोस्ट हार्डली 10 या 20% पेशेंट्स हैं जो 5 साल निकाल पाते हैं। तो इसीलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि शरीर में इस टाइप के अगर चेंजेस आए हैं, जैसे कि स्तन में गांठ आई है, उसकी त्वचा में चेंजेस आए हैं, निपल का अंदर धंस गया है, या मोशन में अगर अबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बढ़ती जा रही है, या अल्टरनेटिव डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में बदलाव आ रहा है, खांसी हो गई है लेकिन 2-3 सप्ताह से वो रुक नहीं रही है कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो ये इस टाइप की अगर महिलाओं में अगर रजोनिवृत्ति के बाद ब्लीडिंग होता है, या उनको काफ़ी वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो ये अगर चिन्ह दिख रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये सारे लक्षण हैं जो कि दिखा रहे हैं कि ये कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल लेना चाह रही थी, वो ये कि जिनका ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया है उनके बाद
ये कैसे पता चलता है कि फला जो व्यक्ति है अब वो कैंसर से क्योर हो चुका है? क्या इसकी कोई जांच होती है या उसके बाद की जो लाइफ होती है पेशेंट की वो कैसी होती है? देखिए, एक बार कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद उनको रेगुलर फॉलोअप पे रखा जाता है। पेशेंट्स को मंथली, 6 मंथली, ईयरली, एनुअल बेसिस में बुलाया जाता है। जैसा कि साइट डिपेंडेंट हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं उनके बीच में कि मान लीजिए सीटी की ज़रूरत है, पेट की ज़रूरत है, जिससे उनको हर टाइम इंटरवल में एक शेड्यूल में देखते रहा जाए, क्योंकि बीमारी के फिर से रिलैप्स होने की चांसेस रहती हैं। इनिशियल जो स्टेजिंग रहती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे सर्वाइवल कैसा रहेगा। इसलिए फॉलोअप 5 इयर्स फॉलोअप स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ डिजीज़ेस रिलैप्स करते हैं तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है, वो भी उसके बाद भी कम्प्लीटली क्योर किए जा सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि डॉक्टर पीयूष ने बोला कि 5 साल का कम से कम फॉलोअप आपको लेना है, क्या ऐसा भी होता है कि तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद में अपनी तरफ से निश्चिंत सीटी स्कैन पेट कराने के बाद में भी क्या ऐसा लगता है आपको कि कैंसर वापस आया है और ना आए, इसलिए जो ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है उसको कंप्लीट रखना है? जी, जो ट्रीटमेंट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब जैसे हम किसी भी चीज़ का, अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लेता हूँ, हम सर्जरी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी बेसिकली इसी चीज़ के लिए दिया जाता है कि बीमारी वापस ना आए। ऐसा देखा गया है कि हम जब सर्जरी करते हैं उसमें वैसे तो डिसीज़ निकल जाता है, लेकिन हम जब उसके साथ कीमोथेरेपी देते हैं तो उसका जो रिकरेंस रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इसका मेन पर्पस कीमोथेरेपी का वहाँ यही होता है कि इसको रिकर या वापस आने से रोका जा सके। अब ये कम्प्लीटली रिस्क किसी का भी ज़ीरो तो नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा रिस्क तो रहता ही है कि वो डिसीज़ आ सकता है। तो उसी चीज़ के लिए एक फॉलोअप, जैसा डॉक्टर पीयूष ने बताया कि एक रेगुलर इंटरवल पे हम फॉलोअप करते हैं। पहले 2 साल हम 3-3 महीने में बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका फॉलोअप पीरियड्स बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद अगर 5 साल के बाद हम इवन ईयरली फॉलोअप करते हैं। अगर किसी का बीमारी बहुत जल्दी वापस भी आता है, कई बार ऐसा रहता है कि वो छोटी सी गांठ रहती है, हम उसको अगेन ट्रीट करके, ऑपरेट करके एक लॉन्ग टर्म उनमें जो है बेनिफिट देख सकते हैं कि उनमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिल सकता है, उनका डिसीज़ काफ़ी दिन तक कंट्रोल भी रह सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मोहू, चूँकि NHMMI एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जहाँ पर आप लोग हैं, सारी यूनिट कैंसर पे काम कर रही है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण संदेश आप क्या देना चाहेंगे महिला दर्शकों को, क्योंकि आज हम कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, और एक जागरूकता के लिहाज से मैसेज? हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेशन का जो पर्पस है वो है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैंसर के लक्षण क्या है, और कैंसर के सर्वाइवर्स जो ये लड़ाई जीत चुके हैं उनके थ्रू ये मैसेज भी दिया जाता है कि कैंसर ज़रूर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका अगर ट्रीटमेंट लिया जाए, एक कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जाए, तो हम ये जंग जीत सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। और हमको हमारे शरीर में होने वाले चेंजेस के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ताकि वो चीज़ हम उसको जल्दी पकड़ पाए। हम सब जानते हैं कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहेंगे कि खान पान, लाइफ स्टाइल हमारी कैसी रहे कि हम इस गंभीर बीमारी से बचें? जी, इस बार का जो वर्ल्ड कैंसर का थीम है वो मैं बताना चाहूँगा, इट इज़ आई कैन एंड आई विल, मीन्स उसको जीता जा सकता है। अब इसको प्रिवेंट किया जाए, ये उसको सबसे अच्छा तरीका है इसको जीतने का। तो लाइफस्टाइल में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए कि उसमें एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अल्कोहल और टोबैको को तो हमेशा ब्लेम करते हैं, लेकिन एक तीसरा रिस्क फैक्टर जो उतना ही इंपॉर्टेंट है वो ओबेसिटी भी है, कि ओबेसिटी भी कैंसर को का उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जितना स्मोकिंग और अल्कोहल है। तो एक रेगुलर एक्सरसाइजेस होना ज़रूरी है, आपका डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है, उसमें फ्रूट्स का और एंटीऑक्सीडेंट वाले जो भी खाना है वो भी इंक्लूड होना चाहिए जितना रहे, इससे कैंसर का आपका रिस्क कम होता है। दूसरी चीज़ है आपके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगेन मैं बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप जितना मिनिमाइज़ करें और हो सके उससे दूर रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसकी तरफ ध्यान देना है। दूसरा, कैंसर माइट हैव स्टार्टेड द फाइट बट विल फाइट टिल द एंड एंड विल विन इट। तो हमें अपना यही मोटो रखते हुए सबको प्रेरित करते चलना है और अंत में विजय हम लोगों की ही होगी। बिल्कुल।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा और एक महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों ने दिया है और मुझे लगता है कि ये जानकारी अगर कोई व्यक्ति इसको आत्मसात करता है तो कम से कम कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उससे वो बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सबसे पहला उपाय यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और अगर शरीर में किसी भी तरीके का बदलाव हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर महू ने कहा, तो उस बदलाव के ऊपर नजर रखिए। दूसरों पे नजर रखने से अपने बेहतर है अपने शरीर के बदलाव पे नजर रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए, मोटापे से बचिए ताकि आप हर बीमारी से बच सकें। नमस्कार।